स्टोरी मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे आप सब लोग, आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत फिट एंड फाइन होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे, अपनी सेहत का भरपूर ख्याल रखते होंगे और मेरी इस वीडियो का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। तो मैं इस वीडियो का होस्ट और आपको नई नई कहानियां सुनाने वाला और उन कहानी से बहुत कुछ नया सिखाने वाला आपका दोस्त द स्टोरी वैष्णव स्पीकर सागर पवार लेकर आया हूँ आपके सामने एक बहुत ही प्यारी सी मजेदार सी वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक बहुत ही अच्छी सी, बहुत ही चतुर, बहुत ही चालाक कहानी, जिसको सुनकर हमें बहुत मजा तो आएगा ही आएगा और हमें बहुत कुछ नया सीखने के लिए भी मिलेगा। वैसे इस कहानी को सुनने के लिए और इस कहानी से कुछ नया सीखने के लिए आप रेडी तो है ना? अगर रेडी नहीं है ना तो जल्द से जल्द रेडी हो जाइए, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही चतुर, चालाक और मजेदार होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन मैं आज के वीडियो की कहानी को शुरू करूं उससे पहले देखते हैं हमने हमारे पिछली वीडियो की कहानी से क्या क्या सीखा। तो बढ़ते हैं हमारे पिछले वीडियो की कहानी की सीख की तरफ। तो जैसा कि हमने हमारी पिछली वीडियो में देखा कि कैसे एक जानवर जिसको अपने खूबसूरत टेढ़े मेढ़े दिखने वाले सींगों पर अभिमान था और जैसे ही वो अपने बदसूरत काले पैरों की तरफ देखता था तो उसका चेहरा उतर जाता था, वो बहुत मायूस हो जाता था। लेकिन अंत में उसके उन्हीं बदसूरत काले पैरों ने उसको बचाने की कोशिश की थी और उन्हीं खूबसूरत सींगों की वजह से उसको उसकी जान गंवानी पड़ी। बेचारा अंत में मर गया। तो इससे हम सीखते हैं कि हमें कभी भी हमारे बाहरी दिखावे पर, हमारे शरीर के बाहरी दिखावे पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। हमारी आंखें सुंदर है, हमारे नाक सुंदर है, हमारे चेहरा सुंदर है, हमारा मुखड़ा सुंदर है, इस पर कभी इतराना नहीं चाहिए। और हमें जो भी भगवान ने दिया है उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जैसा हमको दिया है वैसा हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, चाहे हमारे पास कुछ हो या ना हो। पिछली वीडियो की कहानी से हमें और भी बहुत कुछ सीखने को मिलता था। अगर आपको पता होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में उस सीख को लिख दीजिएगा, ताकि दूसरे लोग भी इस कमेंट को पढ़े और जान सके कि हुआ क्या था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप इस आइकॉन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और उस कहानी को सुन सकते हैं और उस कहानी से जो सीख मिलने वाली है उसको अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। हमारी आज की कहानी का नाम है चतुर लोमड़ी। तो बारहसिंगा के मौत के बाद हाथी शेर को समझाता है, देख भाई, तूने जो किया है वो गलत किया है। तूने एक ऐसे जानवर को मारा है जो कि झाड़ियों के बीच में फंस चुका था। वो ना ही भाग रहा था और ना ही अपनी जान बचा पा रहा था। तुझे केवल ऐसे ही जानवरों का शिकार करना चाहिए जो कि भाग रहे हो या फिर जिन जानवरों ने तेरे साथ कुछ गलत किया हो। तूने जो किया है वो गलत किया है। फिर शेर हाथी की तरफ देखकर बोलता है, मैं समझ गया, मैं ये बात को ध्यान में रखूंगा कि मुझे केवल उन्हीं जानवरों का शिकार करना चाहिए जो भाग रहे हो या फिर जिन्होंने मेरा कुछ नुकसान किया हो। तो फिर हाथी बोलता है, ठीक है, आज हम तुम्हें माफ करते हैं। शेर को समझाने के बाद हाथी और बाकी के सभी जानवर अपने अपने घर पर जाकर शाम के वक्त सो जाते हैं और फिर दूसरे दिन सुबह उठते हैं और फिर उठने के बाद में इधर उधर खेलने लग जाते हैं। तो हाथी भी उठता है। जैसे ही हाथी उठता है तो उसके बच्चे को उठाकर नदी की ओर बढ़ने लगते हैं। जैसे ही वो नदी की ओर बढ़ रहे होते हैं, एक लोमड़ी उनको देखती है और सोचती है, हाथी इतना बड़ा जानवर है, अगर किसी तरह से हम इसका शिकार कर पाए तो हम सारी लोमड़ियां आराम से 4 महीने तक का गुजारा कर सकते हैं। लेकिन इस हाथी को मारे कैसे? अगर हम इस हाथी को मारने गए तो फिर ये हाथी उसकी सूंड से हमें उठाकर फेंक देगा, तो फिर क्या करें? तो ऐसा सोचकर लोमड़ी उसके घर पर चली जाती है और हाथी इधर अपने बच्चे को लेकर नदी की ओर बढ़ रहा होता है। जैसे ही हाथी और उसका बच्चा नदी पर पहुंचते हैं तो वह खेलने लग जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर अपने सूंड से पानी भरकर फेंकते हैं। तो जैसे ही वो पानी फेंकते हैं, पानी उड़ाते हैं, तो हाथी का बच्चा बहुत खुश होता है। जैसा कोई छोटा बच्चा जब हम उस पर पानी गिराते हैं तो वो बहुत खुश होता है, ठीक उसी तरह से वो हाथी का बच्चा भी खुश होता है। तो उसका बच्चा भी सूंड में पानी भरकर उसके बाप की ओर यानी उस हाथी की ओर फवारा उड़ाता है। तो ऐसे ही वो दोनों पानी में खेल रहे होते हैं, सूंड में पानी भरते और एक दूसरे के शरीर पर उड़ा देते थे। और फिर ऐसे ही खेलते खेलते उन दोनों को एक गन्ने का खेत दिखा। फिर दोनों उस गन्ने के खेत की ओर बढ़ने लगे और ऐसे ही वो गन्ने के खेत में घुस गए और
फिर 2-4 गन्ने तोड़कर अपने सूंड से मुंह में डालकर खाने लगे। ऐसे 2-4 गन्ने वो खा चुके थे। तो उनको ऐसा करते हुए एक आदमी देख लेता है जो कि उस खेत का मालिक होता है। तो वह उनकी तरफ दौड़ पड़ता है। हाथी को कुछ आवाज आती है। उस गन्ने की खेत में से उसको एक आदमी भागता हुआ दिखाई देता है। तो जैसे ही वो हाथी उस आदमी को देखता है तो वो वहां से उसके बच्चे को लेकर नदी में से जंगल की ओर भाग जाता है। और फिर ऐसे ही दोनों मस्ती कर रहे होते हैं। कभी पानी में खेलते, कभी पेड़ पे से पत्ते तोड़कर खाते, कभी गन्ने के खेत में घुसकर 2-4 गन्ने खा लेते। ऐसे ही खुशहाल जिंदगी वो दोनों जी रहे होते। बढ़ते हैं अपनी सीख की तरफ। तो देखा दोस्तों आपने कि वो हाथी और उसका बच्चा किस तरह से मस्ती कर रहे थे, किस तरह से अपनी जिंदगी को खुशहाली से जी रहे थे। उनके साथ कल क्या होने वाला है ये वो बिल्कुल भी सोच नहीं रहे थे। वो आज का दिन जी रहे थे। लेकिन हम हमारे फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोच कर ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं और फिर ओवर थिंकिंग से हमारे दिमाग पर असर कर लेते हैं। हमारे दिमाग पे जब भी असर होता है तब हम कोई अच्छा सा डिसीजन नहीं ले पाते। हमारी निर्णय क्षमता पे उसका असर होता है। तो हमें कल की चिंता ना करके हमें हमारे आज पे फोकस करना चाहिए। हम हमारा आज कैसे जी सकते हैं उस पर हमें फोकस करना चाहिए। कल क्या होगा उसकी चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है। कुछ सालों पहले गाना निकला था, जियो तो हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी दिन हो। किस तरह से अगर हमें पता चल जाए कि आज हमारा आखिरी दिन है तो हम क्या करेंगे। हम हमारे जीवन में हमें जो भी करना है वो हम कर लेंगे। तो हमें इस तरह से हमेशा खुश रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हम पर कितना भी संकट आ जाए, चाहे हम पर कितने भी दुख आ जाए, हमें हमेशा मुस्कुराते हुए रहना चाहिए। हमें हमेशा हंसते खेलते रहना चाहिए। क्योंकि अगर हम हंसते खेलते रहेंगे तो सामने वाला भी हमारे बारे में सोचेगा और सोचेगा कि इन पर सच में दुख का पहाड़ टूट पड़ा है या फिर ये सिर्फ मजाक कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। इस बड़े से हाथी का शिकार कैसे करना है इसके बारे में वह लोमड़ी सोच रही होती है और सोचते सोचते घर पर चली जाती है। जैसे ही वह घर पर पहुंचती है तो घर पर वो उसके मम्मी पापा बताती है कि किस तरह से हम उस हाथी का शिकार कर सकते हैं। वो बोलती है, पापा पापा अगर किसी तरह से हम उस बड़े से जानवर हाथी का शिकार कर सके तो हमारा लगभग 4 महीने तक का गुजारा आराम से हो सकता है। उसके पापा बोलते हैं, देखो बेटी बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन इतने बड़े जानवर को मारना कोई आसान काम नहीं है। हम ऐसा करते हैं, हम मुखिया से इसके बारे में बोलते हैं। तो उस पिंकी के पापा लोमड़ियों के सरदार यानी कि मुखिया के पास जाते हैं और उनके पास जाकर उनको बोलते हैं, हमारी बेटी ने हमें बड़े से जानवर हाथी का शिकार करने का प्रस्ताव दिया है, जिसके कारण हमें 4 महीने तक कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और हम आसानी से हमारा पेट भर सकते हैं। तो मुखिया बोलता है, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही, लेकिन इतने बड़े जानवर का शिकार हम कैसे कर सकते हैं। एक काम करते हैं, हम सभी लोमड़ियों को बुलाते हैं और उनसे इस बारे में राय पूछते हैं। तो दूसरे दिन लोमड़ियों के मुखिया एक सभा बुलाते हैं, जिस सभा में ये प्रस्ताव रखा जाता है किस तरह से हम उस हाथी का शिकार कर सकते हैं। तो सभा का समय तारीख तय होती है और फिर जिस तारीख को जिस समय पर सभा होनी थी उस समय पर सभी लोमड़ियां वहां पर पहुंचती हैं और फिर बोलते हैं कि ये सभा क्यों बुलाई गई। तो मुखिया जो बोलते हैं, आप सब ये सोच रहे होंगे कि हमने ये सभा क्यों बुलाई। तो दरअसल बात ये है कि हमारी जो पिंकी है वो जब रास्ते पर जा शिकार करके लौट रही थी तब उसको रास्ते में एक हाथी दिखाई दिया। तो उस हाथी को देखकर उसके मन में ये ख्याल आया कि किसी तरह से अगर हम उस हाथी का शिकार कर पाए तो हमारा पूरे 4 महीने तक का गुजारा हो सकता है। तो सभी लोमड़ियां बोलती है, जी हुजूर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इतने बड़े जानवर का शिकार हम कैसे कर सकते हैं। तो मुखिया बोलते हैं, बराबर सही से पहचाना, हम इसी के लिए तो ये सभा बुलाई है। अगर किसी के मन में इस सवाल का कोई जवाब हो तो वो हमें बता सकता है। तो सभी लोमड़ियां सोच में पड़ जाती है कि किस तरह से उस हाथी का हम शिकार कर सकते हैं। तो सभी लोमड़ियां कहती है, हमें तो अभी कुछ नहीं सोच रहा, लेकिन हमें 2-3 दिन का वक्त दीजिए, हम कुछ ना कुछ सोचते हैं। तो मुखिया बोलते हैं, जरूर। तभी एक बूढ़ी लोमड़ी मुखिया को बोलती है, हुजूर मेरे पास एक सुझाव है जिससे हम हाथी का शिकार कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसमें सभी लोमड़ियों की सहायता चाहिए होगी क्योंकि मैं अकेले वो काम नहीं कर सकती। तो मुखिया बोलते हैं, अगर ऐसी बात है मैं खुद आपकी सहायता करने के लिए आऊँगा।
सभी लोमड़ियाँ बोलती है कि हम भी आपके साथ आएंगे। तो बुढ़िया बोलती है लेकिन उसके लिए हमें बारिश के मौसम का इंतजार करना पड़ेगा। उस हाथी का शिकार हम बारिश के मौसम में ही कर पाएंगे। तब तक हमें हाथी के आकार का एक बड़ा सा गड्ढा बनाना होगा। तो कौन कौन ये गड्ढा बनाएगा? तो मुखिया जी ये सवाल पूछते हैं, तो बताओ कौन कौन गड्ढा खोदने के लिए तैयार है? तो सभी लोमड़ियाँ कहते हैं कि जी हुजूर, हम गड्ढा खोदने के लिए तैयार है। तब मुखिया बोलता है, अच्छा ठीक है, हम कल से इस काम के लिए शुरू हो जाएंगे। तो दूसरे दिन सभी लोमड़ियाँ एक सर्वे कराती है कि कौन सी जगह पर हमें गड्ढा बनाना चाहिए जिससे कि उसमें हाथी फंस सके। तो वो ऐसा सर्वे करती है, उनको एक जगह मिलती है जहाँ पर वो गड्ढा बना सकती है। तो सभी लोमड़ियाँ उस जगह पर जाती है और अपना काम शुरू कर देती है। गड्ढा खोदती है, खोदती है, खोदती है, बढ़ते हैं अपनी सीख की तरफ। तो देखा दोस्तों आपने कि एक बड़े से प्राणी को, बड़े से जानवर को मारने के लिए किस तरह से एक बड़ी सी प्लानिंग बनाई जा रही थी। कुछ इसी तरह से प्लानिंग हमें हमारे बिजनेस लाइफ में, हमें हमारे लाइफ में भी काम में आती है। अगर हम प्लानिंग करेंगे तो हम बड़े से बड़े काम को भी अंजाम दे सकते हैं। अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे तो फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो हमें हमारे प्लानिंग पर, हमारी प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार से होनी चाहिए, हमारा उसमें फायदा है या नहीं है, तो इसके बारे में सोचकर हमें वो प्लानिंग करनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो भावनाओं में बहकर कुछ भी गलत फैसला ले लेते हैं जिसकी वजह से नुकसान हो जाता है। नुकसान छोटा या बड़ा कैसा भी हो सकता है, किसी की जिंदगी तक खराब हो सकती है। तो कभी भी भावनाओं में आकर फैसले ना ले और हमेशा प्लानिंग करने के बारे में सोचे कि हमें किस तरह से इस मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकलना है। तो इंग्लिश में ऐसे एक कहावत है, इफ यू फेल टू प्लान यू विल फेल टू सक्सेस, जिसका अर्थ सरल भाषा में यही है कि अगर आप प्लानिंग करने में फेल हो जाते हो तो आप उस काम को करने में फेल हो जाते हो। तो हमेशा आपने जो प्लानिंग की है या फिर हम जो प्लानिंग करने की सोच रहे हैं उसमें हम किस तरह से जीत हासिल कर सकते हैं। जो भी प्लानिंग हम कर रहे हैं उसमें हमें किस तरह से सफलता मिल सकती है, हमें इस बारे में सोचना चाहिए। अगर हम इस बारे में सोचते हैं तो हमें प्लान करने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी और जैसे ही हम प्लान पर काम करना शुरू कर देंगे तो फिर हम बड़े से बड़े काम को भी अंजाम दे सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। तो दूसरी तरफ हाथी का बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। सूंड में पानी भरना, दूसरों के अंग पर उड़ाना, अपने अंग पर उड़ाना, फवारे उड़ाना, अपनी सूंड से पत्तियां तोड़कर अपने मुंह में डालकर खाना, गन्ने तोड़ना, ये सब चीज़ें वो सीख रहा था। जो एक नॉर्मल हाथी करता है वो सब चीज़ें वो सीख रहा था। ऐसे ही थोड़े दिन बीतते हैं, गर्मी का मौसम शुरू होता है। आपने देखा होगा कि गर्मी के मौसम में ज़्यादातर पेड़ों पर से पत्ते गिर जाते हैं और बारिश के मौसम में नए पत्ते आने शुरू हो जाते हैं। गर्मी के मौसम तक लोमड़ियों का गड्ढा पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है और वो देखते हैं कि हमारा काम अभी हो चुका है, तो अब हम थोड़े दिनों तक इंतज़ार करेंगे जब तक बारिश ना हो। तब फिर ऐसे ही कुछ दिन बीतते जाते हैं। फिर बारिश का मौसम आखिरकार शुरू हो ही जाता है। फिर बारिश के मौसम में लोमड़ियाँ इधर इंतजार कर रही होती है कि कब बारिश हो और फिर कब जाकर वो उस बूढ़ी लोमड़ी से मिले। और इधर जंगल के सभी जानवर बारिश का इंतजार कर रहे थे। तो अचानक से बिजलियां कड़कती है, आसमान गरजता है, लेकिन बारिश नहीं होती। ऐसे ही 2-3 दिन बीतते हैं। फिर 2 दिन बाद दोपहर में आसमान पूरा काला काला हो जाता है, मानो अभी बहुत तेज बारिश हो। बादल गरजने लगते हैं, बहुत सारी बिजलियां चमकने लगती है और फिर एक जोर से बारिश होती है। बारिश लगभग 4-5 घंटे तक चलती है। सभी प्राणियों में उत्साह होता है। मोर पहले बारिश को देखकर नाचने लगते हैं। तो इसी प्रकार से सभी प्राणियों में उत्साह भरा हुआ होता है। और दूसरी तरफ लोमड़ियों के द्वारा बनाया गया जो गड्ढा था वो भी भर चुका था। तो सभी लोमड़ियाँ वो सब देखती है और वह उस बूढ़ी लोमड़ी के पास में जाती है। बूढ़ी लोमड़ी को बोलती है, माता जी, हमने जो गड्ढा बनाया था वो गड्ढा अभी पानी से पूरी तरह से भर चुका है, अभी हमें क्या करना है? तो बूढ़ी लोमड़ी बोलती है, ऐसी बात है, ये तो अच्छी बात है, बारिश के पानी से वो गड्ढा भर गया, अभी तुम सब जाकर उस पर कुछ पत्ते लगा दो ताकि वो गड्ढा किसी को ना दिखाई दे। तो सभी लोमड़ियाँ वहाँ पर जाकर उस गड्ढे को पूरी तरह से ढक देती है और फिर बूढ़ी लोमड़ी
हाथी के पास जाती है और उस हाथी को बोलती है, हाथी भाई क्या तुमने देखा कि तुम में कितनी ताकत है, तुम में कितनी समझदारी है। हाथी बोलता है, हाँ वो तो हमें है, हमें तो बहुत सारी ताकत है और हमें बुद्धि इतनी है कि हमने शेर को समझाया कि तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तब बूढ़ी लोमड़ी बोलती है, मैं वही तो बात कही रही हूँ, न जाने कितने सालों से जंगल का राजा शेर बना बैठा है, ना तो कोई इलेक्शन होता है ना तो कुछ। तुम किसी भी प्राणी से पूछ लो कि उसे शेर पसंद है या मैं पसंद हूँ, वो सब आपका ही नाम लेंगे, लेकिन फिर भी इस जंगल का राजा शेर ही है। क्या आपको पता है ऐसा क्यों? हाथी बोलता है, बात तो वैसे तुम सही कह रही हो, लेकिन मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता कि कोई इलेक्शन नाम की चीज़ भी होती है। सभी जानवरों को मैं पसंद हूँ, ये आप मुझे पहली बार बता रही है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो बूढ़ी लोमड़ी बोलती है कि हमें जंगल में इलेक्शन करवाना चाहिए ताकि आप राजा बन सकें। हम आपको राजा के रूप में देखना चाहते हैं। देखिए आप में कितनी ताकत है, आप में कितनी बुद्धि है, आपके पास कितना भारी भरकम शरीर है, आपके पास एक सूंड है, उस सूंड में आप किसी को भी पकड़कर बाहर फेंक सकते हैं, उसको हरा सकते, उसको ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जंगल का राजा शेर बना बैठा है। फिर हम एक काम करते हैं, हम इसकी शिकायत शेर के पास करते हैं और हम सब जानवर इस जंगल में इलेक्शन करवाएंगे। तो चलिए हमारे साथ, हम आपको राजा बनाने के लिए ही आए हैं। हाथी एकदम अहंकार में आ जाता है और बोलता है, जी हाँ जरूर, इस जंगल के राजा बनने के लायक हम हैं, इस जंगल के राजा हम बन पाए, इसलिए हम इस जंगल में इलेक्शन करवाएंगे। चलिए आप आगे आगे चलिए, हम पीछे पीछे से आते हैं। हाथी उसकी चिकनी चोपड़ी बातों में आ जाता है और फिर लोमड़ी उसको उस रास्ते पर से ले जाती है और वो चलते चलते वो बूढ़ी लोमड़ी और हाथी उस गड्ढे के पास पहुंचते हैं। उस गड्ढे के पास में एक छोटा सा रास्ता होता है जिसमें से सिर्फ वो बूढ़ी लोमड़ी ही गुजर सकती है। तो वो लोमड़ी वहां से निकल जाती है और हाथी उस पत्तियों पर जैसे ही पाँव रखता है तो वो उस गड्ढे में गिर जाता है। जैसे ही वो पानी में गिरता है तो वो वहाँ पर फंस जाता है। वो मदद के लिए बुलाता है लेकिन कोई भी वहाँ पर नहीं आता। वो जगह थोड़ी जंगल से दूर थी। तो ऐसे ही वो चिल्लाता है। 3-4 दिन बीत जाते हैं, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता है। जो पत्तियाँ होती है वही पत्तियाँ वो खा रहा होता है। तो ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है। 1 महीने के अंदर उसको ना तो कुछ खाना मिलता है ना ही उसके पास कोई सहायता के लिए पहुंचता है, तो जिसकी वजह से वह हाथी मारा जाता है। फिर सभी लोमड़ियाँ बूढ़ी लोमड़ी का शुक्रिया अदा करती है और उसको बोलती है, धन्यवाद जी, आपकी वजह से इतना बड़ा हाथी मारा गया। अब हम आसानी से 4 महीने तक इस हाथी को खा सकते हैं। तो सारी लोमड़ियाँ उस पर टूट पड़ती है और अपना अपना हिस्सा खा लेती है। अपना अपना हिस्सा खाकर सभी लोमड़ियाँ घर की ओर लौट रही होती है। तो पिंकी बूढ़ी लोमड़ी से कहती है, माता जी, आप में इतनी चतुराई कहाँ से आई? आप इतने बुद्धिमान, इतने चतुर कैसे बने? हमें भी अपनी चतुराइयाँ सिखाइए ना। कि आपने हम सब की सहायता से एक गड्ढा बनाकर उस गड्ढे में हाथी को फंसा दिया और जिसकी वजह से हाथी मारा गया और हम लोगों ने इतने बड़े जानवर का शिकार कर पाया। तो बूढ़ी लोमड़ी बोलती है, इसकी कहानी मैं आपको आने वाले संडे को बताऊंगी, तो वेट कीजिएगा अगले संडे तक का। अगले संडे बूढ़ी लोमड़ी उसके जवानी के दिन बताने वाली है। उसने किस तरह से चतुराई उसके अंदर आई वो बताने वाली है। तो मिलते हैं अगले संडे को एक नई कहानी के साथ। यहाँ पर आज की कहानी होती है खत्म। तो कैसे लगी आपको ये कहानी? अगर आपको कहानी पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कर देना। अगर आपको कहानी और भी ज्यादा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में इस कहानी से जो सीख मिली उसको लिख देना। और अगर आप मेरे वीडियोस में कुछ इंप्रूवमेंट्स चाहते हैं आप नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। और अगर आपको कहानी और सीख और भी ज्यादा अच्छी लगी हो तो आप मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपको नई नई कहानियां मिल सके। शुक्रिया दोस्तों, आपने मेरा वीडियो पूरा देखा।